हेलो सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। मैं मृदुला शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। बच्चों, लास्ट वीक हमने पढ़ा आमोदनी हिंदी साहित्य, लेकिन इस वीक हम पढ़ेंगे हिंदी उद्बोधन व्याकरण। आप अपनी उद्बोधन की बुक निकाल लें और ये हमारा व्याकरण होता है बच्चों, उद्बोधन। मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि आपने फिफ्थ क्लास तक स्टूडेंट्स पढ़ा हिंदी को, तो आपके हिंदी में दो सब्जेक्ट्स अलग अलग थे बच्चों, एक हिंदी फर्स्ट और एक हिंदी सेकंड। लेकिन जब आप सिक्स क्लास में आ गए हैं तो आपकी हिंदी एक ही सब्जेक्ट हो जाता है, एक हिंदी, लेकिन उसमें बुक्स बच्चों दो ही हैं, हिंदी उद्बोधन और हिंदी आपकी आमोदिनी हिंदी पाठमाला। ठीक है, तो दो बुक्स हैं आपकी बच्चों। अब आपका फिफ्थ क्लास तक हिंदी के दो एग्ज़ाम्स होते थे, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड, लेकिन जब आप सिक्स क्लास में आ गए हैं तो आपका अब एक ही एग्ज़ाम होगा बच्चों हिंदी का। लेकिन दोनों ही बुक्स में से बराबर बराबर मार्क्स का आता है, इक्वल मार्क्स का। सपोज 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो 40 मार्क्स का आपका उद्बोधन से आएगा और 40 मार्क्स का आपका आमोदिनी से आएगा। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप सिक्स क्लास में आए हैं और आपको ये कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको पता नहीं था इस बात का, तो मैंने आपको इसीलिए ये बात समझाई। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। लेसन 1 खोल लीजिए आप, उद्बोधन की बुक निकाल कर लेसन 1 आप खोल लीजिए। लेसन 1 हमारा है बच्चों भाषा। देखिए यहाँ सर्किल हुआ है भाषा। तो मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ कि भाषा क्या है। वैसे तो आपने फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक भाषा को पढ़ा है अच्छी तरह से, इस टाइटल को, भाषा को आपने पढ़ा है। तो आपने अभी तक यही सीखा होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि भाषा क्या है। बच्चों, अपने शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी कि भाषा क्या है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, मैं, तुम, जो भी हम बोलते हैं वो भाषा होती है। तो जो भी हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ है वो भाषा होती है। अब हम ये कहेंगे कि भाषा को हम कैसे प्रयोग करें या भाषा हम कैसे बोलें, क्या है भाषा। मीन्स जो मेरे मन में बात है या जो तुम्हारे मन में बात है वो आप मुझ तक कैसे कहेंगे, मुझ तक अपने मन की बात कैसे पहुंचाएंगे, या फिर मैं सामने वाले से अपने मन की बात कैसे कहूँ। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मेरे मन की बात मेरे मन में रहेगी, लेकिन अगर मैं अपने सामने वाले से अपने मन की बात कहती हूँ, कुछ भी मुझे कहना है, तो मुझे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और वो जो बात मैं बोलकर उससे कह रही हूँ सामने वाले से, वही भाषा है। अर्थात हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान मीन्स जो भी मुझे आपसे कहना है और जो भी आपको मुझसे कहना है, यही भाषा है। ये हमारा माध्यम होता है बच्चों, एक दूसरे से अपनी बात को कहने का, अपने विचारों को रखने का हमारा माध्यम है भाषा। अर्थात अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन की बात समझना ही, जिस माध्यम से हम वो बात समझ रहे हैं, वही भाषा है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। भाषा, ये जो पहला टॉपिक है आपका आता है नीचे, भाषा। अभी हमने समझा भाषा क्या है, तो ये आपका पहला टॉपिक है भाषा। हम इसे पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में करती हूँ स्टूडेंट्स कि भाषा के बिना ना तो हम शुद्ध रूप में कुछ बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध रूप में कुछ लिख सकते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन भाषा वही होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, लेकिन एक भाषा ऐसी होती है जिसे मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात उसी भाषा में सारे कामकाज, ऑफिशियली वर्क जो होता है हमारा, सरकारी कामकाज जो है, वो उसी भाषा में किया जाता है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने कभी बोलकर तो कभी लिखकर प्रकट करते हैं। यदि भाषा ना होती तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का संपर्क कभी नहीं होता। वही मैंने जो आपको समझाया था अभी अभी कि अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने मन की बात दूसरों से कैसे कहेंगे, वो तो हमारे मन में ही रह जाएगी और सामने वाले के मन में जो है वो उसके मन में रह जाएगा। तो एक दूसरे से बात करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। अतः भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लास्ट स्टेंजा। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए गूंगे व्यक्ति इशारों अथवा संकेतों से बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, तो वो कैसे अपनी बात कहें। तो वो कुछ उनके जो हैं वो संकेत होते हैं, जिन संकेतों के द्वारा वो अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन हम बच्चों इस सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं कह सकते, इन संकेतों को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते।
क्योंकि इनसे हमारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि जो इशारे किए जाते हैं, जो इशारों से, संकेतों से बात रखी जाती है, वो कभी कभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आती। पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। इस प्रकार भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पशु पक्षी भी बोलते हैं, उनकी भी भाषा होती है, लेकिन उसे हम भाषा का रूप उसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो सबकी समझ में नहीं आ सकती। तो इस प्रकार भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आते हैं हम नीचे, ये जो आपका पिंक बॉक्स में दिया गया है, ये बच्चों भाषा की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन की बात या दूसरों के मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब नीचे हम आते हैं स्टूडेंट्स, भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। इसी आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा 5th क्लास में कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। मैं अपने शब्दों में आपको पहले बताऊंगी कि बच्चों लिखित भाषा क्या है। जब भी हम अपने मन की बात सामने वाले को लिखकर बताते हैं, अर्थात किसी से हम अपने मन की बात लिखकर बताते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। और जब हम सामने वाले को अपनी बात बोलकर बताते हैं, मुंह से बोलकर केवल, तो वो मौखिक भाषा होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है बच्चों, देखिए पॉइंट पर आइए कि लिखित भाषा क्या है। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। अर्थात जब भी हम अपने मन की बात एक दूसरे को लिखकर बताते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे हमारे, समझ लीजिए कि कोई रिश्तेदार हैं, हमारे संबंधी हैं, वो हमसे दूर हैं, तो हम उनको अपनी कुशल क्षेम कैसे पहुंचाएं, कुशलता कैसे दें हम उन्हें अपनी, तो हम पत्र के द्वारा उन्हें हम अपनी कुशलता दे सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी विभाग में हमें अपनी कोई प्रॉब्लम रखनी है, तो हम कैसे दें, हम उसको एप्लीकेशन में लिखकर दे सकते हैं। हम जाकर डिपार्टमेंट में अगर कहेंगे डायरेक्ट, तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा बच्चों। तो हमें उसको, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को रखने के लिए हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में हम जो कुछ भी लिखते हैं, वो भाषा का लिखित रूप होता है। अब हमारा नंबर 2 आता है मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। अर्थात केवल बोलकर जब हम सामने वाले से कुछ कहते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। नंबर 3 आपका आता है भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि हर राज्य की भाषा अलग होती है। तो हमारे देश में, भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात केवल एक हिंदी ही भाषा ऐसी है जिसको मान्यता प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा। तो हम उसी भाषा को अपनी ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सरकारी कामकाज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। केवल यही भाषा ऐसी है जिसको हम सरकारी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अतः हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि इसे संविधान ने मान्यता प्रदान की है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ अग्रलिखित हैं। जैसे अब आ जाइए पेज नंबर 6 पर, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि भारत में भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। देखिए, पंजाबी, गुजराती, असमिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, संस्कृत, उड़िया, कश्मीरी, ये भाषाएं हैं जो हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं। अब आप आते हैं नीचे लिपि पर। लिपि क्या होता है बच्चों? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को, जो भी भाषा हम लिख रहे हैं, किस ढंग में लिख रहे हैं, ठीक है, उस लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। जो भी भाषा हम लिखते हैं, उस भाषा को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए कि प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी अपनी विधि होती है। भाषा का मूल रूप लिखित है, अतः उसको लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। चिन्ह का मतलब है बच्चों अल्फ़ाबेट, क्योंकि हर भाषा का अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। और वही जो चिन्ह हैं अल्फ़ाबेट में, सपोज ABCD है या अ आ इ ऊ है, या उर्दू में आपके जो वर्ण हैं, तो वही चिन्ह जो हैं वही लिपि कहलाते हैं। हर भाषा को लिखने के लिए अपने अपने चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते
देते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है। भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी और संस्कृत के अलावा और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है। अब यहाँ देखिए नीचे कुछ भाषा और उनकी लिपियाँ दी गई हैं, आप ये पढ़ लीजिए। एक तरफ भाषा दी गई है और ये इधर इसकी लिपियाँ दी गई हैं। ये आपको बच्चों लर्न करनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में भाषाएं और उनकी लिपियाँ ज़रूर आती हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं आप, इसके नीचे टॉपिक पर हम आते हैं, ये है व्याकरण। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं व्याकरण क्या है। मैं आपको बताती हूँ अपने शब्दों में कि व्याकरण क्या होता है। बच्चों व्याकरण में ऐसे नियम होते हैं जिनके द्वारा भाषा को शुद्धता प्रदान की जाती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं हम। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया गया है कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। नियमों के द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग होता है। भाषा के जितने भी नियम होते हैं उनका ज्ञान व्याकरण द्वारा ही सीखा जाता है। व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को समझ सकते हैं। अर्थात वही जो मैंने आपको समझाया कि व्याकरण में जो हैं वो भाषा के नियम होते हैं। उस भाषा को हमें कैसे लिखना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस ढंग से बोलना चाहिए, ये सब हमारा व्याकरण में प्रयोग होता है। ये देखिए पिंक बॉक्स में आपकी ये व्याकरण की परिभाषा दी गई है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे कि याद रखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ते हैं कि सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। हर भाषा का अपना नियम जो है वो अलग होता है। तो इसीलिए सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण के निम्नलिखित भागों का अध्ययन किया जाता है। इसके 4 भाग होते हैं बच्चों, वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हम इसका विस्तार पूर्वक जो वर्णन है वो आगे हमारे अभी पाठों में आएगा, तो हम तभी करेंगे इसको। तो अभी हम यह समझ लेते हैं कि व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब हम आते हैं साहित्य पर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, ये है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? तो बच्चों साहित्य का दूसरा अर्थ काव्य और गद्य से लिया जाता है। नृत्य, संगीत, नाट्य, काव्य, वास्तुशिल्प, यांत्रिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं। इनसे संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। अर्थात हर विषय का अपना एक साहित्य होता है। मीन्स स्टार्टिंग से उस विषय में क्या है ये सब कुछ हम उसके साहित्य में ही पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो है लिखित भाषा में ही हर विषय का साहित्य हम पढ़ सकते हैं। साहित्य सुरक्षित होता है लिखित भाषा में। तो किसी भी विषय का अगर हम साहित्य जानना चाहते हैं तो वो हमें लिखित रूप से मिल जाता है, हम उसको पढ़ सकते हैं और हम उसके बारे में जान सकते हैं। कहानी, लघु कथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं साहित्य के ही रूप हैं। अब आप आगे आइए, याद रखने योग्य बिंदु। तो देखिए याद रखने योग्य बिंदु पर हम आते हैं। ये बच्चों आप पढ़ लीजिए, ये पूरे पाठ में जो कुछ भी आपका बताया गया है वो सब इस याद रखने योग्य जो बॉक्स है आपका इसमें दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नीचे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ ऊपर आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है बच्चों, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो देखिए इस लेसन के 4 क्वेश्चंस हैं बच्चों, तो वो मैं इसके आंसर्स आपको अभी दूंगी, आगे इसी वीडियो में हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराना चाहती हूँ। तो आते हैं हम नीचे एक्सरसाइज नंबर 2 पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ स्टार्ट होती है और इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। अब फिलअप्स हैं ये कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हम फिल करेंगे यहाँ। तो का हमारा सेंटेंस है नंबर 1 कि भारत की राष्ट्रभाषा का नाम डैश है, क्या है? तो यहाँ बच्चों आएगा हिंदी।
सेकंड आपका आता है कि नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए कि भाषा को लिखने के ढंग को, भाषा को लिखने के ढंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिपि। इसमें लिपि आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा की लिपि है, क्या है? देवनागरी। इसमें देवनागरी आप फिल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ डैश की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसमें आएगा नियमों। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका आता है भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और दूसरा आपको मैंने अभी पीछे बताया था, एक लिखित और एक मौखिक। तो यहाँ आएगा आपका मौखिक। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है स्टूडेंट्स कि भारत के निम्नलिखित राज्यों की भाषाओं के नाम लिखिए। ये एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए जी, मैंने टिक किया हुआ है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में देखिए कि ये राज्य दिए गए हैं, स्टेट्स, और इनकी लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं इजीली यहाँ और इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे एक्सरसाइज नंबर 4 पर कि यहाँ आपको ट्रू फॉल्स अर्थात टिक रॉन्ग करने हैं। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। एक्सरसाइज नंबर 4, सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला सेंटेंस है आपका कि भाषा के 4 रूप होते हैं। तो बच्चों ये सही है गलत है? अभी हमने पढ़ा भाषा के केवल 2 रूप होते हैं, तो ये आपका सेंटेंस गलत है, क्रॉस कर दीजिए इसको। तो सेकंड है आपका कि भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है। जी बिल्कुल सही है, ये भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है, इसको टिक कर दीजिए। थर्ड वन आपका है कि व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है। जी बिल्कुल गलत है ये कि व्याकरण भाषा को अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध बनाता है, तो इसको रॉन्ग कर दीजिए आप, रॉन्ग है आपका ये सेंटेंस। फोर्थ वन है आपका हिंदी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम रोमन नहीं बल्कि देवनागरी है, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, इसको आप रॉन्ग कर दीजिए। इसके नीचे आता है एक्सरसाइज नंबर 5 पर कि अपने देश में किन किन भाषाओं को मान्यता मिली है, नाम लिखिए। आप ये क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं घर पर बैठकर, मम्मी से पूछकर, पापा से पूछकर आप इसे लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अभी पीछे था, पेज पीछे पलटिए और आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 था कि भाषा की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। मैं आपको इसमें बोल भी रही हूँ स्टूडेंट्स, और मैंने इसकी ये पिक्चर भी डाली हुई है क्वेश्चन आंसर्स की। तो आंसर नंबर 1 है आपका, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर टेलीफोन पर बात करना या पत्र लिखना, अर्थात टेलीफोन पर बात कर कर मौखिक रूप से हम दूसरों से अपनी बात कह सकते हैं या मुंह से बोलकर, और दूसरा है आपका उदाहरण पत्र लिखना, अर्थात लिखकर हम अपने मन की बात कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा और व्याकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका इसका आंसर है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। व्याकरण और भाषा में अंतर देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जबकि व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 3 कि लिपि से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। 4 आपका क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखकर वर्णन कीजिए। तो भाषा के स्टूडेंट्स 2 रूप होते हैं, ये आंसर है इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा का वर्णन हम करते हैं कि जब हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। सेकंड आपका है मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये लेसन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेसन नंबर 1। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज सभी कुछ मैंने दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आप एक काम करेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि आप 2 कॉपी बनाएंगे, एक आमोदिनी की अर्थात हिंदी साहित्य की और दूसरी व्याकरण की जो उद्बोधन की आपकी बुक है, एक कॉपी इसकी बनाएंगे। इसमें केवल आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे स्टूडेंट्स।
एक्सरसाइज इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज बुक में दी गई है, आप बुक से ही लर्न कर सकते हैं। तो आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे और उनको लर्न करेंगे। आपका होमवर्क है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और आप एक्सरसाइज भी लर्न करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इधर उधर कहीं मत जाइए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।